हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में काफी मेहनत की। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी के प्रमुख प्रचारक के रूप में उभरे। 5 दिनों के भीतर ही 16 रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। बेहतर चुनावी प्रबंधन में माहिर योगी आदित्यनाथ की बम्पर डिमांड बताती है कि ईस्ट हो या फिर वेस्ट, योगी हैं बेस्ट। बीजेपी के स्टार उपयोगी लगातार मैदान या पहाड़, भगवा दहाड़। जब 55 वर्षों तक नहीं कर पाए हैं तो आप कोई उम्मीद मत करिए, कोई उम्मीद मत करिए। कांग्रेस पर राम नाम सत्य वाला प्रहार। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। यूं ही नहीं कोई कुशल नेतृत्वकर्ता बन जाता है, उसके लिए खुद को साबित करना पड़ता है। यूपी को देश में रोल मॉडल बनाने वाले योगी आदित्यनाथ की चर्चा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में लगातार हो रही है। देश के अलग अलग राज्यों में योगी की डिमांड भी लगातार बढ़ी है। तभी तो हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में 5 दिनों में 16 रैलियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बीजेपी के प्रमुख प्रचारकों के रूप में उभरे हैं। हाल ही में संपन्न हुए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 16 रैलियां की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किसी राज्य के चुनाव प्रचार का जिम्मा सौंपा गया हो। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है कि योगी जहां जहां जाते हैं बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते हैं, और शायद इसी वजह से ये माना जाता है कि किसी भी राज्य के चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाले चेहरे योगी आदित्यनाथ ही हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, ऊना, हमीरपुर, शिमला और बिलासपुर जिलों में हुंकार भरी और तंज की तलवार ऐसी कि विरोधियों को छिपने के लिए जगह तक ना मिली। और भाइयों बहनों, 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा है हमारे पास। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में रणनीति की बात हो या चुनावी चाल की, हर फन में माहिर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील की कि कोई भी उनका मुरीद हो जाएगा। चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के लिए कठिन होता है कि वो घर घर जा सके, बहुत कठिन होता है। उसको चुनाव का प्रबंधन भी देखना होता है, कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठना होता है, हर एक तबके के लोगों के साथ भी मिलना होता है, और फिर घर घर जाना, ये बहुत कठिन होता है। और इस समय आप सबको रविंद्र सिंह बनना पड़ेगा, हर व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हिमाचल के बीजेपी नेताओं ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर काफी डिमांड रखी थी। योगी का जिक्र हो, कानून व्यवस्था की बात ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। अधिकारियों पर वार से लेकर उनकी संपत्तियों को जब्त करने के तरीके काफी चर्चा में रहे हैं। हिमाचल के बीजेपी नेताओं का भी मानना था कि कोई भी विषय हो, हर मर्ज की दवा है योगी आदित्यनाथ। तभी तो अपनी रैलियों में सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की कानून व्यवस्था का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अन्यथा हम अयोध्या और उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ विकास के जो सबसे बड़े बैरियर होते हैं, जितने माफिया होते हैं, सबसे बड़े बैरियर होते हैं विकास के। और आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माफिया के ऊपर कैसे कार्रवाई होती है, आप देखते होंगे ना कभी कभी। रैलियों में हिमाचल को देवभूमि बताते हुए सीएम योगी ने पूछा कि कांग्रेस ऐसे राज्य का नेतृत्व कैसे कर सकती है जो हिंदी देवी देवताओं का मजाक बनाती है। पालमपुर में योगी आदित्यनाथ ने याद किया कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक प्रस्ताव पहली बार कस्बे में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित किया गया था।
यही नहीं, एक दूसरी रैली में उन्होंने कांग्रेस पर अंतिम संस्कार वाला प्रहार भी किया। और भाइयों बहनों, 25 करोड़ की आबादी में 403 विधानसभा है हमारे पास। कांग्रेस कितनी सीट जीती मालूम आपको? केवल 2 सीट। राम नाम सत्य है के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। सीएम योगी ने अपनी रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों को भी उठाया और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सेना में शामिल होने वाले हिमाचल के युवा इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहरहाल बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारकों में राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। इसके साथ ही पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा ने भी अभियान का नेतृत्व किया। लिहाजा नतीजे चाहे कुछ भी हो, लेकिन रैलियों में योगी की डिमांड बताती है कि महाराज की उपयोगिता क्यों और कितनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, खतौली उपचुनाव को लेकर आरएलडी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। मदन भैया को आरएलडी ने उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया। 5 दिसंबर को यूपी में उपचुनाव होना है। खतौली विधानसभा, रामपुर विधानसभा के लिए वोट डाले जाने हैं। वहीं मैनपुरी लोकसभा पर भी उपचुनाव है। इससे पहले मैनपुरी लोकसभा को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। वो कल नामांकन करेंगी। और इधर आरएलडी के खाते में खतौली की सीट और आरएलडी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। मदन भैया है आरएलडी की ओर से चुनाव मैदान में, जो कि खतौली विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे, जहां से विक्रम सैनी बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता चले जाने की वजह से ये सीट खाली हुई। 2013 मुजफ्फरनगर एक उकसाऊ भड़काऊ बयान के मामले में 2 साल की सजा की वजह से विक्रम सैनी की सदस्यता चली गई, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हो रहा है। बिनेश पवार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिनेश, मदन भैया, इनके बारे में बताएं, इन पर क्यों दांव चला गया ये भी बताएं। मदन भैया पर दांव खेलने की बात यहाँ पर मुजफ्फरनगर के जितने भी स्थानीय नेता हैं या राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल से जो भी टिकट के प्रबल दावेदार थे, उनके भी गले नहीं उतर रही है। क्योंकि जो इनका नाम था वो पिछले 2 से 3 दिनों से उसका नाम सामने आ रहा था। क्योंकि एक बार बढ़ाना का भी नाम सामने आया, फिर उसके बाद इनका मदन भैया का नाम सामने आया और स्थानीय जो नेता थे वो भी टिकट लगातार मांग रहे थे। लेकिन माना यही जा रहा था कि जिस तरह खतौली में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहरा रही है, इस बार राष्ट्रीय लोकदल जो टिकट देगी वो बड़ी सोच समझ के साथ देगी। क्योंकि पिछली बार भी जो टिकट दिया गया था, राजपाल सैनी को टिकट मिला था, लगभग 84,000 उनको वोट मिले थे और जो कि उनके जो भारतीय जनता पार्टी के विक्रम सैनी थे उनको 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, तो पिछली बार भी वो जीत गए थे। तो माना यही जा रहा था कि इस बार टिकट जो राष्ट्रीय लोकदल देगी वो किसी गुज्जर चेहरे को देगी। क्योंकि निश्चित तौर पर जो वहाँ के गुज्जर मतदाता हैं वो जीत का जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी उसको जीत की मुख्य भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जो जाट राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हैं वो तो उनको विनेश, आप बता रहे हैं कि आरएलडी के कार्यकर्ता भी हैरान है कि मदन भैया को क्यों टिकट दिया गया, क्यों चुनाव मैदान में उतारा गया है, वो भी तब जबकि लगातार 2 बार बीजेपी ने इस जीत हासिल की है इस जगह पर। और इस बार भी सिंपैथी वोट भी शायद बीजेपी के साथ जाए, विक्रम सैनी की सदस्यता गई और तब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। मदन भैया किस समीकरण को फिट करते हुए, फिट बैठते हुए आपको दिख रहे हैं? देखिए, ये तो असल बात जैन चौधरी बता सकते हैं कि मदन भैया आखिर किस तरह मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा पर फिट बैठ रहे हैं। क्योंकि वो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो बाहर के रहने वाले हैं। लगातार यही कहा जा रहा था कि जैन चौधरी इस बार जो दांव खेलेंगे वो स्थानीय किसी अपने ऐसे गुज्जर नेता पर खेलेंगे जो यहीं का रहने वाला हो और लगातार क्षेत्र में उसने मेहनत की हो। लेकिन एकदम से फिर पैरासूट से उतारकर जिस तरह से प्रत्याशी को यहाँ मैदान में उतारा है, तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कहीं ना कहीं एक तरह से उनकी जीत को और प्रबल कर दिया है। तो ये कहें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया, लेकिन पलड़ा अभी से बीजेपी का भारी दिख रहा है। बीजेपी की ओर से कौन सा नाम सामने हो सकता है इस सीट को लेकर? कई नाम वहां भी चर्चा में चल रहे हैं, विक्रम सैनी की धर्मपत्नी से लेकर कई और नाम भी।
देखिए, मुख्य रूप से तो विक्रम सैनी की धर्मपत्नी का ही नाम सामने आ रहा है, लेकिन उसके बाद देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी घोषित करती है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल ने आज प्रत्याशी की घोषणा की है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो अचानक से भारी होता दिख रहा है, क्योंकि यही माना जा रहा था कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल अगर सोच समझकर प्रत्याशी उतारेगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह में रोड़ा बन सकता है राष्ट्रीय ठीक है, लोकदल ये का तो कोई प्रत्याशियों की बात हुई। एक सवाल ये भी है कि इलाके के लोगों के बीच किस तरह की चर्चा है। जो दावे आरएलडी और एसपी की ओर से किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने पहले कार्यकाल के दौरान भी जो वादा किया था पूरा नहीं किया, दूसरे कार्यकाल के दौरान जो इतने महीने बीते तब भी वादा पूरा नहीं किया, ये सब दिख रहा है क्या? उपचुनाव में कोई असर डालता है ये? देखिए, हल्की फुल्की नाराजगी किसी ना किसी पार्टी के प्रति या किसी ना किसी उम्मीदवार के प्रति जरूर होती है। इस बार भी इस तरह की स्थिति जरूर देखने में मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से जयंत चौधरी की आज 3 सभाएं थी, सबसे पहली सभा जो खतौली विधानसभा में की गई थी वो धन्यवाद मनीष इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया, हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही इस नाम को लेकर चौंक गए हैं। गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद सीएम योगी ने यूपी में जर्जर पुलों की जांच के आदेश दिए थे। सीएम के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने यूपी में पुलों का सर्वे करवाया, जिसमें 25 ऐसे पुल मिले जो सफर करने के लायक नहीं हैं, जिनमें कुछ पुलों का न्यूज 18 ने भी जायजा लिया है। हादसों को दावत देते इन पुलों पर एक रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा हुआ। कई जिंदगियां पुल के टूटने की वजह से काल के गाल में समा गई। इस घटना के बाद समूचे उत्तर प्रदेश के खस्ता हाल पुलों को चिन्हित किया गया है। जी हां, बीते अक्टूबर महीने में गुजरात के मोरबी में हुए हादसे के बाद यूपी सरकार भी गंभीर है। सीएम योगी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी ने प्रदेश में पुलों का सर्वे कराया। सेतु निगम ने कुल 5283 पुलों की जांच कराई, जिसमें 25 पुल एकदम सफर करने लायक नहीं हैं। मेरठ में 7 और चंदौली में 4 पुल असुरक्षित मिले। जबकि मेरठ मंडल की बात करें तो यहां कुल 18 पुल जर्जर पाए गए हैं, जिसमें मेरठ जिले में 7 पुलों की हालत बेहद खस्ता है। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि बहुत जल्द ही इन पुलों की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसको लेकर शासन को प्रस्ताव भी भेजा गया है। आंशिक क्षतिग्रस्त हैं यहाँ पे, कुल मिला के 16 पुल हैं और 16 के 16 पुल छोटी पुलियों से लेकर लघु सेतु हैं, कोई दीर्घ सेतु नहीं है। और इन सभी को चिन्हित किया जा चुका है और उसमें से जनपद मेरठ के 7 पुल हैं और इन सभी पुलों के एस्टिमेट्स बना के इनकी जो अस्थायी जो मरम्मत है, इनको हम लोग बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, वो किया जा रहा है। और यदि बजट की उपलब्धता रही तो इनका चौड़ीकरण भी किया जाएगा, क्योंकि इन 7 में से 3 या 4 पुल सकरे भी हैं। तो उसके लिए पूरा जारी है, बजट उपलब्ध है, केवल एस्टिमेट यहाँ से जाने हैं, चिन्हित किया चुके हैं, कार्रवाई चल रही है। मेरठ में जिन 7 जर्जर पुलों का जिक्र किया जा रहा है, उनमें से एक पुल का न्यूज 18 की टीम ने जायजा भी लिया। मेरठ में भी 7 ऐसे पुल चिन्हित किए गए हैं जो खस्ता हाल हैं, जिनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है, जिनके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। ऐसा ही एक पुल मेरठ जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर छोइया नाला वाला पुल है। मऊ खास गांव के पास ये पुल बना हुआ है और गांवों की लाइफलाइन इस पुल को कहा जाता है। इस पुल की हालत भी बेहद खस्ता है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि ये पुल कितना खस्ता हाल है और कितने भारी वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। पुलों की खस्ता हालत देखकर ग्रामीण भी हैरान हैं और किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। हादसा होने से बचा जा सके, इसके लिए पहले से ही आगाह भी कर रहे हैं। अंग्रेजों जमाने का पुल है ये कभी भी घटना घट सकती है यहाँ पे। तो इसलिए नया पुल बनाया जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाईवे बन रहा है। यहाँ पे जब हाईवे बन रहा है तो पुल भी नया बनना चाहिए। और ये 24 घंटे यहाँ पे मतलब सवारी चलती रहती है यहाँ पे, वाहन कन्ने से लदे हुए ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक और भारी भारी वाहन इसी पुल से होकर गुजरते हैं। तो आप लोगों को भी डर लगता है, गांव वालों को भी डर लगता है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो हादसा हो जाएगा, पता लग जाए, सरकार अपना भुगतेगी, फिर कभी हो जाएगा हादसा। तो
उधर चंदौली में भी 4 पुल सर्वे के दौरान असुरक्षित पाए गए हैं। इन पुलों की रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई है। हैरानी की बात यह है कि इन पुलों पर गाड़ियों का आवागमन जारी है। जर्जर पुलों में से एक मूसाखंड डैम पर बने पुल का न्यूज 18 के संवाददाता ने जायजा भी लिया। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के बाद चंदौली में भी एक पुल हादसा हुआ था, जब छठ पूजा के दौरान यहां एक पुल डैमेज हुआ था। इस घटना में 7 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे और इसी घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के तमाम पुलों की स्थिति और सुरक्षा के मद्देनजर रिपोर्ट तलब की थी। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये चंदौली के मूसा खान बांध पर स्थित ये पुल है। जो रिपोर्ट गई है शासन को, उसमें इस पुल का भी जिक्र है। इसके साथ 3 अन्य पुल हैं। बताया जा रहा है मूसा खान बांध पर ये जो पुल स्थित है ये भीषमपुर को मूसा खान से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर स्थिति है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 5 पियर इस पुल के डैमेज हैं, जबकि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लगभग सभी पियर इस पुल के पूरी तरह डैमेज हैं। इसके अलावा 3 अन्य पुल हैं विभिन्न इलाकों में जो आवागमन के लिए असुरक्षित है, जिनकी अगर जिक्र किया जाए तो मगरौर इलिया मार्ग पर एक पुल है, चंद्रप्रभा नदी पर एक पुल है और चुप्पेपुर पचवनिया मार्ग पर एक पुल है जो लोगों के आवागमन के लिए असुरक्षित है। पुलों की जांच रिपोर्ट से अलग और भी पुल हैं जो हादसे को दावत दे रहे हैं। ऐसा ही एक पुल आगरा में हाथपीट यमुना किनारा रोड से इत्मादौला को जोड़ने वाला अंबेडकर पुल है, जो इतना जर्जर हो गया है कि उसके आरसीसी का लिंटर खुलने से सरिया दिखने लगी है। पुल में 4 इंच से ज्यादा बड़ी दरार आ गई है। आलम है कि पुल से हर दिन 20,000 से ज्यादा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन निकलते हैं। लिहाजा ऐसे पुलों की भी मरम्मत की दरकार है, जिससे जिंदगी की रफ्तार को ऐसे हादसे ना रोक सके और सेतु सांसों को रोकने का सबब ना बने, बल्कि सिसकियों पर ब्रेक लगा दे। न्यूज 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, चंदौली से नितिन गोस्वामी, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सर्वे तो हो गया, सर्वे रिपोर्ट भी आ गई। उम्मीद है कि इस सर्वे के आधार पर काम भी होगा इन 25 पुलों को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।